दोस्तों यस बैंक की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि स्टॉक 17 के आसपास तो पहले से नहीं था। स्टॉक ने 24 की हाई भी बनाई है, तो जब स्टॉक 12 रुपीज़ से 24 हो सकता है तो आने वाले समय इससे ऊपर भी जा सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है और बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर जिन बैंकों ने यहाँ पे भारी निवेश किया था उनकी तरफ से अभी इस समय वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यही सबसे बड़ी वजह है दबाव का। लेकिन जैसे ही वो सारे शेयर बिक जाएंगे उसके बाद में तो यहाँ पे तेज़ी डेफिनेटली बनेगी, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पुराने मामले को लेकर, 81 बॉन्ड्स को मामले को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पूरे मामले में और क्या यस बैंक को 81 बॉन्ड्स के शेयर धारकों की जिन्होंने उसमें निवेश किया उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे या फिर ये टेंशन से बाहर निकल जाएगी यस बैंक, क्योंकि वो रकम बहुत बड़ी है, करीब 8,000 करोड़ रुपये की रकम है। तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो हमने फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी, करीब 500 पॉइंट की तेज़ी। लेकिन उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई वहाँ से सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक निकल के आ रहे। इसका मतलब मंडे को बाजार में नरमी हो सकती है, गिरावट हो सकती है। डाउ जोन की बात करें तो 35,065 के स्तर पे क्लोजिंग है जहाँ पे 0.43% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,478 के स्तर पे 0.53% की गिरावट है। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,909 के स्तर पे 0.36% की गिरावट हुई है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1957 के स्तर पे 0.20% की गिरावट है। तो लगभग सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट है और इसीलिए जो सिग्नल है वो काफ़ी वीक है। और दूसरी तरफ FI बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस महीने वो लगातार बिकवाल बने हुए। 1 अगस्त को उन्होंने 92 रुपीज़ की बिकवाली की, तो 2 अगस्त को उन्होंने 1877 रुपीज़ की बिकवाली की। 3 अगस्त को उनकी बिकवाली 317 रुपीज़ के आसपास थी और 4 अगस्त को 556 रुपीज़ का उन्होंने अपना माल बेचा है और इस महीने उन्होंने 2844 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। और यही बाजार के लिए चिंता का विषय कि इस समय लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है FI की तरफ से और FI पिछले 2-3 महीनों से खरीदारी भी करे थे, अब वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। DI का बाजार को साथ मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इस महीने में उनकी सिर्फ एक दिन ही आपको नेगेटिव सेल बाइंग दिखाई देगी, बाकी ओवरऑल उन्होंने अच्छी खरीदारी की है। 1 अगस्त को उन्होंने 1035 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 2 अगस्त को करीब 2 करोड़ की बिकवाली थी, ये मामूली सी अमाउंट है। 3 अगस्त को उन्होंने 1729 रुपीज़ की नई खरीदारी की और 4 अगस्त को 366 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की। और ये आंकड़ा थोड़ा सा कम है और इसीलिए थोड़ा लग रहा है कि बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। अब यस बैंक का स्टॉक काफ़ी समय से आपको 17 के आसपास दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 17 के आसपास रही और वहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली हमें। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 31 जुलाई को स्टॉक 16.95 के आसपास था, कोई भी अपडाउन हमें देखने को नहीं मिली। 1 अगस्त को स्टॉक 17.10 के आसपास आया 0.9% की तेज़ी के साथ में, लेकिन 2 अगस्त को फिर से स्टॉक 17 के आसपास आए, 0.6% की गिरावट हुई। 3 अगस्त को भी स्टॉक 17 के आसपास ही था और अगर हम बात करें 4 अगस्त की तो 16.95 के आसपास स्टॉक आया 0.3% की गिरावट के साथ। तो बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन देख सकते हो, पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन भी देखें तो स्टॉक आपको 17 के आसपास ही दिखाई देगा और इस तरह से देखें तो इसका एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस समय राणा कपूर अपनी जमानत की याचिका लेकर गए थे जहाँ पे उनसे बहुत सारे सख्त सवाल भी पूछे गए, साथ में सरकार से भी सवाल पूछे गए। तो यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की जमानत याचिका को खारिज किया है। साथ में इस मामले में भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भी हिला कर रख दिया, ऐसा उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया। यस बैंक मुश्किल में चला गया था और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया और पीठ ने कहा है कि आपको उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा जिनमें बड़ी गड़बड़ी हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अगर ED की जांच में इतना समय लग रहा है तो इसमें बहुत कुछ गलत है। यानी उनके हिसाब से उन्होंने ED से भी कहा है कि जिस तरह से मामला खींच रहा है, आप देखो 2020 से ये मामला चल रहा है, 2023 आधा निकल गया है और अब तक अगर इस मामले का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनका बहुत सारे लोगों का मामला है। तो इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने जब शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि एक तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला था। ED ने करीब 3640 रुपीज़ के यस बैंक घोटाले में इतना समय क्यों लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा।
तो इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सैकड़ों मुखिया कंपनियां हैं, जांच में लंबा समय लग रहा है क्योंकि हम विदेशों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राणा कपूर की ओर से जो उनके लॉयर थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अदालत से कहा कि बैंक को मुश्किल में डाल दिया गया था, लेकिन यह एक आदमी को इतने समय से सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं बन सकता। 8 मार्च 2020 से ही सलाखों के पीछे 3 साल से अधिक का समय निकाल चुके जेल में, और इस मामले में न्यूनतम जो सज़ा का प्रावधान है उससे अधिक तो वो सज़ा काट चुके, तो उनको जमानत मिलनी चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार उनको जमानत मिल गई तो मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा। और ये मामला एक ऐसा है कि जिसमें हमें नहीं लग रहा कि जमानत इस समय देनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार फैसला आना चाहिए। तो ये जो मामला है 81 बॉन्ड्स का है। जिस तरह से 81 बॉन्ड्स बेचे गए, लोगों को भ्रमित करके एक सुपर एफडी के नाम पे उनको ये बॉन्ड्स बेचे गए, और उसमें बैंक के अधिकारियों ने भी भूमिका निभाई, गलत तरीके से लोगों को फंसाया। और ये जो 81 बॉन्ड्स है, ये उनको जोखिम के बारे में नहीं बताया गया कि एक बार अगर बैंक को प्रॉब्लम होगी तो उनका जो पैसा है वो डूब सकता है, 81 बॉन्ड्स खारिज हो सकते हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं दी गई। और 2016 से लेकर 2019 तक इन 81 बॉन्ड्स को बेचा गया, और जब बाद में जब यस बैंक डूब गई तो आरबीआई ने इनको राइट ऑफ कर दिया और लोगों के पैसे डूबे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो पैसे ये राणा कपूर से वसूल करने चाहिए, क्योंकि 81 बॉन्ड्स उनको गलत तरीके से लोगों को बेचे गए, तो उनकी जो रकम की भरपाई राणा कपूर से होनी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो कि जो फैसला है वो अगर 81 बॉन्ड धारकों के फेवर में भी अगर आएगा तो भी ये जो रकम है ये राणा कपूर को चुकानी होगी, उनकी प्रॉपर्टी बेच के चुकानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक तो डूब चुकी थी और दूसरे पैसे लगा के, यानी जिसमें एसबीआई और दूसरी बैंकों ने पैसे लगा के इसको फिर से खड़ा किया है। तो ये 81 बॉन्ड के जो मामले में इसकी जवाबदारी तो राणा कपूर की है, और इसीलिए ये पैसे भी उनसे वसूल होंगे। यस बैंक के इस मामले में फंसने की संभावना बहुत कम है। ये रकम यस बैंक को चुकाने का सवाल यहाँ पे बहुत कम बन रहा है, लेकिन फिर भी आगे फैसला क्या होगा तो देखना होगा। लेकिन रिस्क इस समय यस बैंक का कम है, उसके बावजूद भी प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा रखा जा रहा है, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। अब फंडामेंटली भी यस बैंक मजबूत हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप 48,741 रुपये तक पहुँच गया है। करंट प्राइस की 17 की है, लो इसका 14 रुपीज़ का और हाई 24 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो कि करीब 25 से स्टॉक रिटर्न हुआ है और काफ़ी अच्छा दौड़ा है। अगर ये लॉक इन पीरियड के जितने बड़े जो यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पहले शेयर लिए हुए थे और वो इस समय बेच रहे हैं, लॉक इन पीरियड मार्च में खुला है, तो इस वजह से भी उसका कुछ असर तो देखने को मिलेगा ही। जल्दी ही यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। स्टॉक का पी 63.40 के आसपास है, बुक वैल्यू इसकी 13.80 की है, यानी बुक वैल्यू से थोड़ा अभी समय स्टॉक ऊपर आपको दिखाई देगा। इसका आरओसी आप देखो 4.94% है और इसका आरओई 1.99% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जून का हमारे सामने है, देख सकते हो कि यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। यानी एफआई इस समय यस बैंक पे भरोसा करे। 23.10% की होल्डिंग थी उनकी मार्च में, जो 23.79% हुई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जून में एफआई की होल्डिंग बढ़ी है और एफआई इस स्टॉक में दाव लगा रहे, मतलब इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। डीआई की होल्डिंग कम हुई है कुछ, आप देखो कि 37.77% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 37.72% के आसपास हुई, तो बहुत ही मामूली सी होल्डिंग कम हुई है। जबकि आप देख लो कि मार्च में लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, उसके बाद अगर सारे जो बड़े बैंक अगर अपनी होल्डिंग बेचते तो यहाँ पे होल्डिंग बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब डीआई अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए हुए 37.72% की होल्डिंग अभी इस समय है। गवर्नमेंट की भी 0.01% की होल्डिंग है जो बनी हुई है। जनरल पब्लिक के शेयर बिल्कुल यहाँ पे कम हुआ, देख सकते हो कि 39.10% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 38.47% के आसपास है। तो पैनिक करके जनरल पब्लिक है जो यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस इसमें बिल्कुल शेयर नहीं बेच रहे, और इसलिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की हुई है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। कम से कम सब्र के साथ बने रहे। जिस तरह से दूसरे स्टॉक दौड़े, आप समझ ही सकते हो कि ये यस बैंक का मामला नहीं है। आईआरएफसी जो बिल्कुल नहीं दौड़ा था काफ़ी समय तक, साल 1.5 साल तक लोग बोल रहे कि कभी नहीं दौड़ेगा, वो भी दौड़ा। सुजलॉन एनर्जी जो 8 रुपये की प्राइस के आसपास साल भर रहा, वो भी अब दौड़ा है। तो बिल्कुल यस बैंक भी दौड़ेगा, डरने की कोई बात नहीं। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा, बस थोड़ा सब्र करके इसमें बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।